सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी मिडेवल हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मिडेवल हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने 30 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और गौरी के बारे में, जिसमें हम पिछली क्लास में इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो है दिल्ली सल्तनत। कौन सी है? दिल्ली सल्तनत। तो आज हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश कैसे आरंभ हुआ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा चल रहा है? हमारा अध्याय नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? मैंने आपको बताया था, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी के बारे में और गौरी के बारे में। इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, जितना हमको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल था तो हमने सारा पढ़ लिया है उनके बारे में। अब हमारा नया चैप्टर चल रहा है दिल्ली सल्तनत। कौन सी? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत दोस्तों कोई एक वंश नहीं है, कोई एक वंश नहीं है। दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली पे किस किस वंशों ने राज किए, दिल्ली पे किस किस वंशों ने राज किए उसके बारे में उसको कहा गया दिल्ली सल्तनत। देखिए, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है ना, जब वो चला गया था, अपने वहां पे जा रहा था, तो उसने अपनी दिल्ली के जितने जीते हुए इलाके थे तो उस पे किस किस को सौंप गया, उसके जो वो थे गुलाम, उनको सौंप गया था। तो उस पे दिल्ली पे, उनमें जिसने दिल्ली पे राज किया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत क्या है ये आपको समझ में आया? बिल्कुल। तो दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों 5 वंशों ने राज किया। किसने? 5 वंशों ने, ना कि सिर्फ एक वंश ने। जैसे मौर्य साम्राज्य होता है, मुगल साम्राज्य होता है, चौहान वंश होते हैं, तो ये अलग है। दिल्ली सल्तनत कोई एक वंश नहीं है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने राज किया है। कितने ने? 5 वंशों ने राज किया है। सबसे पहले गुलाम ने राज किया, जिनको मामलुक भी कहा जाता है, इलबर या तुर्क वंश भी कहा जाता है। तो इसकी संस्थापना किसने की थी? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। से किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन आपके यहीं से मैं आपको बता दूंगा क्या क्या बनने, तो आप उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला वंश हो गया गुलाम वंश या इलबरी वंश या तुर्की वंश। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा वंश था खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से लेके 1320 तक रहा था। और इसकी जो नोट करने वाली बात है वो है सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पे किस वंश ने राज किया था। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बताएंगे खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसके बाद आया तुगलक वंश। कौन आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। ठीक है, और इससे क्या टॉपिक बनता है? इससे बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक समय तक किसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया? तो आप बताएंगे तुगलक वंश ने। किसने? तुगलक वंश ने। और तुगलक वंश की संस्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो गए। सबसे कम समय तक किस वंश ने राज किया दिल्ली पे? तो आप कहेंगे खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने। सबसे अधिक समय तक किसने राज किया? आप कहेंगे तुगलक वंश ने। इनकी सन आपको जरूर याद रखनी है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश। उसके बाद आएगा सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। काफी छोटे समय तक सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक, जिसकी स्थापना किसने की? खिज्जर खान ने की। किसने की? खिज्जर खान ने की। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की। किसने की? बहलोल लोधी ने की। ये कब तक रहा? 1451 से लेके 1526 तक रहा। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने राज किया। कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। याद रखेंगे। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, आप उससे याद रख लेंगे। कैसे? जी के तो सरल, ऐसे करके याद रख लेंगे। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से कौन सा? सैयद वंश, और एल से लोधी वंश। जी के तो सरल है, ऐसे करके याद कर लेंगे। उसके बाद कौन आ गए? मुगल आ गए। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है, आप ऐसे याद रख लेंगे या कैसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश था जिसने राज किया? गुलाम वंश, या उसको इलबरी वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब से कब तक किया? 1206 से 1290 तक किया।
उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? खिलजी वंश है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। सबसे अधिक समय तक तुगलक जो वंश, दिल्ली वंश पे राज करने वाला वंश था तुगलक वंश। कौन सा था? तुगलक वंश। कब से कब तक? 1320 से लेकर 1414, यानी कि लगभग 96 वर्ष इन्होंने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, उसके बाद आता है सैयद वंश जो कि 1414-1451 तक था। उसके बाद उसकी स्थापना किसने की? खिज्जर खान ने की। किसने की? खिज्जर खान ने की। उसके बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोन लोधी ने की। किसने की? बहलोन लोधी ने की। कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से लेकर 1526 तक। 1526 में जब बाबर आ जाएगा तो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना याद रखेंगे आप कि दिल्ली सल्तनत पे किसने वंशों ने राज किया? 5 वंशों ने राज किया था। ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की? जीके तो सरल ऐसे करके याद रख लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इनकी डेट सब आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं हम गुलाम वंश के बारे में। क्यों? गुलाम वंश के बारे में जान लेते हैं। तो गुलाम वंश, या जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, या जिसको इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है, कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। इसमें 3 शासक जो हैं वो प्रमुख हैं, हमको याद रखने। कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बलबन। ये तो काफी, ये जो तीनों शासक हैं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बलबन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले संस्थापक जान लेते हैं। गुलाम वंश की संस्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम व दामाद था। कौन था? गुलाम भी था और दामाद भी था। कौन था? गुलाम भी था और दामाद भी था। इसलिए इसने इसकी किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का है ना, क्या था? गुलाम था। तो इसने अपने आप को हमेशा क्या कहा है? गुलाम कहा है। क्या क्या है? गुलाम का है। और इसने कभी भी है ना राजा की, ना महाराजा धीराज, किसी की भी उपाधि धारण नहीं की। इसने उपाधि धारण की है गुलाम की। किसकी? गुलाम की। ये मानता था कि मोहम्मद गौरी है ना, ये बस उसका गुलाम है, उसका गुलाम है। तो इसने गुलाम वंश की स्थापना इसलिए की थी। ठीक है, और गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आराम सा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश काफी इंपॉर्टेंट है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली मुस्लिम महिला शासन कौन? पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है। बहराम शाह, मसूदुद्दीन शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन काफी इंपॉर्टेंट है। कैकुबाद, कैमुर्सी, ये सारे जो हैं वो गुलाम वंश के शासक थे। कौन थे? शासक थे। तो इसमें से भी हमको किस किस को डिटेल से पढ़ना है? 3 के बारे में पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गयासुद्दीन बलबन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ने क्या क्या किया, ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसकी आपको जो राज्य किया था ना उसने, वो डेट आपको याद रखनी है। 1206 से लेके 1210 तक, यानी लगभग इसने 4 से 5 साल इसने राज किया था, 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसको माना जाता है, क्योंकि गौरी, दोस्तों गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था गौरी ने, लेकिन उसने अपने वंश की स्थापना तो नहीं की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की राज्य की संस्थापना की। क्योंकि इसने गुलाम वंश की स्थापना की ना दिल्ली पे, तो क्या हो गया? ये तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहलाया जाता है, भारत में पहला तुर्की। ठीक है, ऐबक नामक तुर्की जाति से संबंध रखता था। काफी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी जाति से संबंधित रखता था, तो आप बताएंगे तुर्की जाति से संबंध रखता था। ठीक है, उसके बाद गौरी का सिपाही सलाहकार व गुलाम था। सिपाही सलाहकार क्या होता है? जो सेना का नायक होता है ना, सेना का जो कमांडर होता है, उसको सिपाही सलाहकार कहा जाता है। और दामाद तो था, ये मैंने आपको बता दिया, और वह उसका गुलाम भी था। ठीक है, ये सारी चीज कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 24 जून 1206 को इसको राज्याभिषेक हुआ, और इसने राजधानी किसको बनाया? तो आप कहेंगे लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। याद रखेंगे बिल्कुल। इसने कुछ उपाधियां इसको मिली थी। सुल्तान की उपाधि इसने कभी धारण नहीं की, मैंने आपको बताया था। इसने कभी भी खुतबा नहीं पढ़वाया। मलिक या सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की। देखिए,
खुतबा नहीं पढ़वाया, इसका मतलब क्या होता है? खुतबा नहीं पढ़वाया मतलब इसने कभी भी अपनी तारीख में कोई स्तंभ लेख नहीं लिखवाए या कुछ, मतलब अपनी तारीख में ऐसा इसने कुछ नहीं करवाया कि जिससे इसको पता लगे या लोगों को पता चले ये कि महाराज है या राजा धीराज है। ऐसा कुछ नहीं किया इसने, अपने आप को बस गुलाम की उपाधि धारण की। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि मलिक या सिप्पे सलाहकार की उपाधि इसने धारण की थी, बस इतना इसने धारण किया था। और इसको कुछ उपाधियां जो है वो दी गई थी। इसको कहा जाता है कुरान ख्वाह, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुरान ख्वाह कहा जाता है, और लाख बख्श कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? क्या लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो आप कहेंगे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसको हातिम ताई भी कहा जाता है, यानी कि मिनाज उस सिराज भी इसको कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है इसकी उपाधि, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद से दास्ता मुक्ति पत्र मिला। देखिए 1206 में तो ये राजा बना, लेकिन इसको तब भी ये गुलाम था, तब भी ये गुलाम था। ये कैसे गुलाम होते हैं दोस्तों? ये गुलाम ऐसे होते हैं, ये जब तक इनको कोई मुक्ति पत्र ना दे देना, ये इनके वंशज ये सारे के सारे क्या रहेंगे? गुलाम रहेंगे। तब तक इनको कोई वो ना दे दे मुक्ति पत्र, तब तक ये गुलाम रहते। तो 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति पत्र मिला, इसके बाद ये मुक्त हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, कब हो गई? 1210 में हो गई, चौगान खेलते हुए लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। चौगान क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा, जो फील्ड में खेला जाता है, जैसे एक बॉल होती है ना, उसको ऐसे खड़े होकर आदमी हॉकी से मारता है, हॉकी नहीं होती, उसको चौगान कहते हैं ना, तो वो खेलते हुए इसकी मौत होगी। तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है कि चौगान खेलते हुए किस शासक की मौत हुई थी? क्या चौगान खेलते हुए किस शासक की मौत हुई थी? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। याद रखेंगे बिल्कुल। ये मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया। जितने क्वेश्चन बन सकते थे याद रखने वाले, क्या याद रखना है? लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हातिम ताई किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। और गुलाम वंश की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जाति से संबंध रखता था? तुर्की जाति से संबंध रखता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई? तो चौगान खेलते हुए उसकी मौत हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, चौगान खेलते हुए किस शासक की मौत हुई? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई। किसकी हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब तुर्की वंश राजवंश की स्थापना भारत में हो गई, तो क्या वहां की संस्कृति अपने यहाँ नहीं आएगी या अपनी संस्कृति वहां नहीं जाएगी? जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। कुछ आप उनकी लैंग्वेज से सीखते हैं, कुछ आप उनको अपनी लैंग्वेज से सिखाते हैं, कुछ आप उनके यहाँ की चीजें लेते हैं, कुछ अपने यहाँ की चीजें उनको देते हैं। तो होता है ना ये आदान प्रदान, तो बिल्कुल होता है। जब तुर्की वंश भारत में आ ही गया तो उसकी वास्तुकला, उसकी संस्कृति कुछ तो आएगी। तो ऐसे उसकी वास्तुकला स्थापित हो जाती है भारत में। और किसकी स्थापना होती है भारत में? इस्लामिक वास्तुकला की स्थापना हो जाती है, ठीक है। भारत में गुम्मद निर्माण में मेहराब निर्माण कला का प्रारंभ हुआ। गुम्मद क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा, जैसे आप जाते होंगे ना, ऐसा ये जो गोल सा होता है ना ऊपर का, इसको गुम्मद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुम्मद कहते हैं। और ये क्या होता है? मेहराब। मेहराब दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे करके जो बना होता है ना, इसको मेहराब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। तो ये दो चीजों का निर्माण किस में होने लगा? भारत में होने लगा। और कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग होने लगा। मानव व पशु आकृति का प्रयोग नहीं होता था। इसका क्या मतलब है? जैसे दोस्तों यहाँ पे कुछ बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एक दरवाजा बना दूं, क्या बना दूं? दरवाजा या खिड़की जो भी बना दूं, उस पे दोस्तों क्या लिखा जाता था? मतलब क्या करी जाती थी? जो पेंटिंग होती थी ना, कलाकृति होती थी, तो उस पे कुरान की आयतें लिखी जाती थी, कमल बनाए जाते थे, स्वास्तिक बनाए जाते थे। लेकिन मानव व पशु जो होते हैं ना, उनकी आकृतियों को नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कहाँ पे कराया? दिल्ली में कराया। पूछा जाता है एग्जाम में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। भारत की प्रथम मस्जिद ये कौन सी? भारत की प्रथम मस्जिद है ये। जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बनी हुई है। ये जो मस्जिद बनी हुई है ना दोस्तों, किस पे बनी हुई है? जैन मंदिर व विष्णु मंदिर के ऊपर बनी हुई है। किसके? जैन मंदिर व विष्णु मंदिर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और भारत में प्रथम मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। किसने बनवाया? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये आपके सामने दिख रही है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा।
कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, पहले ये क्या था? बौद्ध मठ था। क्या था? बौद्ध मठ था, ठीक है। तो इसको तोड़ने के बाद इसने क्या बनवा दिया? या तोड़ा नहीं तोड़ा जो भी है, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया, उसपे मस्जिद बनवा दी। और इससे कहा जाता है, ये जो देखिए आपको यहाँ पे गेट दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इस पे क्या लिखा हुआ है? विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली लिखा हुआ है। तो एग्जाम में काफी पूछा जाता है 2.5 दिन की झोंपड़े मस्जिद पे किसके नाटक की कलाकृतियां दिखती हैं? तो आप कहेंगे विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली लिखा हुआ है। और ये पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करके क्या बनवा दी? 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद नाम दे दिया, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या बनवाया इसने? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कहाँ पे? दिल्ली में। भारत की प्रथम मस्जिद है, तो आपको याद रखना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। इस पे किस नाटक की वो कलाकृतियां दिखती हैं? तो आप कहेंगे हरिकेली की। किसकी? हरिकेली की। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद पहले क्या था? तो आप कहेंगे एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। याद रखेंगे? बिल्कुल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। और किसने बनवाया? कुतुब मीनार। क्या बनवाया? कुतुब मीनार। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में, सभी को पता होगा, ठीक है। नाम इस पे कुतुब मीनार ही क्यों रखा गया? इसका नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा गया? एक तो इसका नाम ही कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसने अपने नाम का ही रख लिया कुतुब। क्या रख लिया? कुतुब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब हो गया, ठीक है। और एक सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी, कौन? कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे भी इसका नाम माना जाता है, ठीक है। तो दोनों के नाम से इसका नाम माना जाता है कुतुब मीनार। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्वयं के नाम से, एक सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लाल तथा पीले बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया हुआ है। ये आपको दिख रही है कुतुब मीनार की इमेज? बिल्कुल दिख रही होगी और आपने काफी बार देखा होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन कुतुब मीनार देखने गया, ठीक है। चलिए, 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था। क्या? कुतुब मीनार। ये आपको पता होगा। और लाल कोट के अवशेषों पर निर्मित है। लाल कोट के अवशेषों पर निर्मित है कुतुब मीनार। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। 1369 में बिजली के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया। किसके कारण? बिजली के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इसमें कितनी मंजिलें? आप कहेंगे 1 2 3 4 5। कितनी है? 5 मंजिलें। इसमें से 5वीं मंजिल किसने जोड़ी? आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी। बाकी किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और ये बिजली के कारण जब नष्ट हो गया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। याद रखेंगे। 505 में भूकंप के कारण नुकसान हुआ इसका, और सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार कराया। कब दोस्तों? 1505 में। यहाँ क्या आएगा? 1505 आएगा। और इसका जीर्णोद्धार कराया किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अन्य 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब आप कहेंगे कंफ्यूज हो गए हम तो। अब आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले ये जो निर्माण नीचे की जो आपको मंजिल दिख रही है, ये किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ठीक है। उसके बाद ये जो शुरू की ऊपर की 3 मंजिल है ना, ये जो 3 मंजिल है, ये किसने बनवाई? आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बनवाई। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाई। और ये जो लास्ट की जो 5वीं मंजिल है, ये किसने जोड़ी? आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी। किसने जोड़ी? फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी। तो ये कुतुब मीनार का निर्माण ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, किसके बारे में? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए। कब से कब तक इसने शासन किया? तो 1210 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया था, ठीक है। सबसे पहले इसके परिचय जान लेते हैं। 1211 एडी में आराम शाह को मारकर ये शासक बना था। आराम शाह कौन था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। जब 1210 में कौन मर गया? ऐबक मर गया। उसके बाद आराम शाह राजा बना, तो आराम शाह को मारकर शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या बना? शासक बना था, ठीक है। इल्तुतमिश वैसे था कौन? तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इसको गुलामों का गुलाम व इसका दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश क्या था? एक तो गुलाम था और एक इसका दामाद था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गौरी का गुलाम था और उसका दामाद था। ऐसे ही इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद था। तो इसको गुलामों का वंश क्यों कहा जाता है? इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो राजा बनते हैं ना, लगभग वो गुलाम ही बने। क्या बने? गुलाम ही बने। बेटा जैसे इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह राजा बना, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको मार दिया और इल्तुतमिश खुद राजा बन गया। तो इल्तुतमिश कौन था? तो ऐबक का गुलाम था। और ऐबक खुद कौन था? गौरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश इसलिए इसको
कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो हो गया ना गुलामों का गुलाम, क्या हो गया? हो गया ना गुलामों का गुलाम, तो इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। एग्जाम में काफी पूछा जाता है किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश को, ठीक है। और ये किस वंश से संबंध रखता था? आप कहेंगे इल्वरी तुर्क वंश से संबंध रखता था। किससे? इल्वरी तुर्क वंश से संबंध रखता था। किसका गवर्नर था ये राजा बनने से पहले? तो बदायूं का ये गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का ये गवर्नर था, ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो मात्र 5 साल राज किया, 4 से 5 साल के बीच राज किया, लेकिन उसने कुछ इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं किया कि उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाए दिल्ली का। लेकिन दिल्ली का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? इसने काफी युद्ध लड़े, दिल्ली सल्तनत को काफी विस्तार किया और निर्माण भी कराया, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 1229 ईडी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण प्राप्त करने वाला प्रथम शासक है। गुलाम वंश में अब तक कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की हो, लेकिन बगदाद के खलीफा से इसने किसने? इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये पहला शासक था, तो याद रखेंगे, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई? तो आप कहेंगे 1236 में। कब हुई? 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख कार्य व युद्धों के बारे में जान लेते हैं। इसने लड़ा था तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा? तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। और तराइन का 2 युद्ध किस किस के बीच हुए? तो ये आपको पता होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। किस किस के? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे और गौरी के बीच, दोनों उन्हीं के बीच हुए थे। लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? 1215 में इल्तुतमिश बनाम यल्दौज के बीच हुआ। किसके बीच? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है। ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से इसने मना कर दिया। क्यों कर दिया? देखिए, मंगोलों का जो आक्रमणकारी चंगेज खान था ना, उसी समय आया था। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन को वो मारने आया था। चंगेज खान कौन था? जलालुद्दीन को मारने आया था। अगर ये इल्तुतमिश उसकी रक्षा कर लेता, उसको शरण दे देता जलालुद्दीन को, तो ये चंगेज खान इल्तुतमिश को भी मार देता है। चंगेज खान दोस्तों इतना कट्टर माना जाता है, अभी मैं आपको चंगेज खान के बारे में बताऊंगा, इतना कट्टर माना जाता है कि वो मतलब पहले तो बहुत गंदे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत गंदे होते थे, और वो जहाँ चले जाते ना, खून ऐसे ऐसे बहाते कि पता ही नहीं, किसी को कोई तरस नहीं आता था। तो चंगेज खान काफी हिंसक प्राणी था, ठीक है। तो इल्तुतमिश को भी मार देता। तो इल्तुतमिश ने इस डर से जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया, और इस कारण मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने उस पर हमला नहीं किया। तो ये काफी बड़ी इसकी वो मानी जाती है। नहीं तो ये आज दिल्ली सल्तनत हम नहीं पढ़ रहे होते, शायद आज हम चंगेज खान या किसी और के बारे में पढ़ रहे होते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, इसके जो अन्य कार्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, किसने? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका कहा जाता था और तांबे को जीतल कहा जाता था, ठीक है। एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। एकता प्रणाली प्रारंभ करने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया इसने, जो कि तुर्कान-ए-चहलगानी या जिसको तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया था, ठीक है। और इसने न्याय हेतु क्या किया था? अमीर-ए-दरार नामक एक विभाग बनाया था और न्याय की घंटा बनाया था। एग्जाम में पूछा जाता है न्याय का घंटा किसने बनाया, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने बनाया, ठीक है। इतना इल्तुतमिश से आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं दोस्तों मंगोलों के बारे में। मंगोल कौन थे? जिस वंश से कौन रखता था? चंगेज खान संबंध रखता था, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। तो ये आपको याद रखना है, एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया। गोबी का रेगिस्तान कहाँ है? चीन के तरफ है। कहाँ है? चीन में। तो गोबी के रेगिस्तान में ये निवास करते थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। कैसी थी? वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। अर्ध सभ्य क्यों कह रहे? क्योंकि ये सभ्य नहीं थे, ऐसे रहते थे, बहुत गंदे, ठीक है। तो ये अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। क्या था? घोड़ों व अन्य पशुओं का पालन करना था, ठीक है। वह बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे, सभी प्रकार, कुछ भी नहीं छोड़ते थे, ठीक है। उनमें स्त्री वैश्य नैतिकता का सर्वदा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। अब ये क्या है? इसका मतलब ये स्त्रियों का सम्मान नहीं करते थे, स्त्रियों का हरण कर लेते हैं, उनका बलात्कार करते थे, मतलब काफी जो बुरे होते हैं ना, जितना आप सोच सकते हैं उतने थे मंगोल, ठीक है। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 में
तेमचुंग उर्फ जिसको चंगेज खां का नाम जाना जाता है उसका जन्म हुआ था, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। श्रापित क्यों पुकारा गया? ये जब मरा था ना दोस्तों, इतना बुरी मौत मरा था कि इसको मतलब बहुत बुरी मौत मरा था। जिस तरह ही रहता था ना उसको इसको कहा जाता था ये एक श्रापित ही होगा जो ऐसे करके रहता है, तो इसको श्रापित भी कहा जाता था। इसका पिता येंग स्वांग बहादुर था। ठीक है, तो ये आपको ये मंगोलों के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना, बस थोड़ा बहुत याद रख लेंगे। चंगेज खां किस वंश से संबंध रखता था? मंगोल वंश से संबंध रखता था। तो ये मैंने आपको मंगोल वंश के बारे में बता दिया, और मैंने आपको किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में बता दिया। ये आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब जान लेते हैं दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, इसने कब शासन किया? तो 1236 से लेके 1240 तक इसका शासन था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। कौन है? रजिया सुल्तान है। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के ये क्या बनी थी? रानी बनी थी। ये क्या बनी थी? रानी बनी थी। रजिया सुल्तान मतलब शासिका बनी थी। ठीक है, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा जिसको काबा कहते हैं एवं कोला जिसको टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। देखिए आपको सामने रजिया सुल्तान की इमेज दिख रही है, बिल्कुल, तो ये ऐसे जाने लगी। और इसी के कारण रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकरत को अमीर आखुर जिसको घोड़ों का सरदार नियुक्त किया जाता है। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरोध हो गए और उसे बनाकर महमूद शाह इसको बंदी बना लिया रजिया सुल्तान को, और महमूदुद्दीन बरहम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। देखिए जब इसने गैर तुर्कों को सामंत बनाया ना, तो इसके इसी प्रयासों से तुर्की अमीर विरोधी हो गए और उन्होंने इसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद मजुद्दीन बरहम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। किसके साथ हुई? अल्तुनिया की। ज्यादा याद नहीं रखना। इससे शादी के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रही थी, और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में कैथल के पास हत्या कर दी गई। तो ये रजिया सुल्तान के बारे में था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। ये रजिया सुल्तान इंपोर्टेंट क्यों है दोस्तों इतनी? क्योंकि पहली महिला मुस्लिम शासिका है, और तो आपको पता है जब कुछ पहला पहला होता है तो कितना इंपोर्टेंट होता है, तो ये पहली पहली है, तो ऐसे ही ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद। कौन है? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, महमूद ने कब राज किया? 1246 से लेकर 1266 तक। इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस कुछ चीजें जो आपको पढ़ लेनी है। अत्यंत सादा जीवन जीता था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इस्लाम अनुसार ये अपना जीवन जीता था और कुरान की नकल करता था, मतलब कुरान की नकल करता था, और टोपी सीकर जीवन इसने यापन किया था। तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो आप बताएंगे नसरुद्दीन महमूद है। कौन है? नसरुद्दीन महमूद है। ठीक है, बस ये इससे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी आपको याद नहीं रखना। बलवन इसके दरबार में था, जो कि नायब ए ममालिक था, और बलवन का विरोध किसने किया? तुर्कों ने विरोध किया। ठीक है, भारतीय मुसलमानों रहना को नायब बनाया। जब बलवन को हटा दिया गया ना, बलवन एक तुर्की वो नहीं था, बलवन एक तुर्की वो नहीं था, तो उसका विरोध किया तुर्कों ने, और फिर उसको हटा के किसको बना दिया? भारतीय मुसलमान रहना को नायब बना दिया। और पुनः बलवन, जब इसकी मृत्यु हो गई ना नसरुद्दीन महमूद की, तो पुनः बलवन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1266 में पुनः आ गया, और शमशी इलवरी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? शमशी जो इलवरी वंश का अंतिम शासक था। इसी के बाद क्या हुआ? बलवन सुल्तान बन गया, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पे बलवनी वंश की स्थापना हो गई। किसकी? बलवनी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, ये था नसरुद्दीन महमूद के बारे में। वैसे आपको इससे ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, अब जान लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। किसके बारे में? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। काफी इंपोर्टेंट शासक है हमारे लिए। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1286 तक इसने राज किया। ठीक है, इसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे बहाउद्दीन इसका नाम था, गयासुद्दीन इसका नाम था, उलुग खां भी इसका नाम था, जिसको नसीर खां भी इसको कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम थे, बाकी आपको याद नहीं रखना। ठीक है, बस बलबन आपको याद रखना है। इलबरी तुर्क वंश से संबंधित रखता था। किससे? इलबरी तुर्क वंश से संबंधित रखता था। इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए देख लो मैंने आपको बताया ना, गुलाम 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 शासक बनते, तो इसको गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है। 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीरा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके प्रमुख कार्यों के बारे में जान लेते हैं। मेवाती डाकुओं की समाप्ति, लौह व रक्त की नीति। क्या दोस्तों ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसको कहा जाता है? तो किसने अपनाई थी? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। आयरन एंड ब्लड की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है,
तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति। तुर्कान ए चहलगानी कौन है? जो 40 सरदारों का समूह था ना, इसको किसने बनाया? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बनाया था। तो उसकी इसने समाप्ति कर दी थी, क्योंकि उन्हीं के कारण तो ये हटा गया था। जब नसरुद्दीन महमूद शासक था तो उसी के कारण तो इसको हटा दिया गया था, तो इसने उन्हीं की समाप्ति कर दी। ठीक है। वरीद ए ममालिक, जिसको गुप्तचर विभाग की इसने स्थापना की। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की इसने स्थापना की। नवरोज त्योहार का आरंभ किया। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नवरोज त्योहार का आरंभ किसने किया? तो आप कहेंगे बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने किया। ठीक है। सीरी नामक नगर बसाया। सीरी नामक क्या बसाया? नगर बसाया। ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, बलबन से आपको याद रखनी है। अन्य तथ्य क्या है? इसके दरबार में विद्वान कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो कौन है? तो मैं आपको अमीर खुसरो के बारे में आगे चल के भी बताऊंगा। लेकिन अमीर खुसरो से आपको याद क्या रखना है? 8 सुल्तानों का जो इसने राज देखा, उसने किसने देखा? अमीर खुसरो ने। मतलब 8 सुल्तानों का राज्य किसने देखा? तो अमीर खुसरो ने देखा। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये चीजें आपको अमीर खुसरो से याद रखनी है, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। अमीर हसन भी इसके दरबार में था। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई बलबन की? 1286 में हो गई। अंतिम शासक कौन था इसका? कैमूर था। जो वंश था ना, बलबन वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? कैमूर था। अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की वंश की स्थापना हुई। लेकिन जलालुद्दीन ने ना किसकी हत्या कर दी? कैमूर की हत्या कर दी। किसकी? कैमूर की हत्या कर दी। तो कैमूर की हत्या करने के बाद कौन सा वंश आ गया? आप कहेंगे खिलजी वंश आ गया। कौन सा? खिलजी वंश आ गया, क्योंकि गुलाम वंश तो समाप्त हो गया 1290 में। तो 1290 के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? खिलजी वंश आ जाएगा। और 1286 के बाद कौन था शासक था गुलाम वंश का? तो कैमूर था। और उसकी हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। बलबन का कुछ दैवीय राजनीतिक सिद्धांत थे, उनके बारे में जान लेते हैं। सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कहा जाता था। मतलब भगवान का प्रतिनिधि किसको कहा जाता था? जो राजा होता था। पैगंबर के बाद सुल्तान को ईश्वर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और सिजदा, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। सिजदा मतलब जैसे कोई राजा आता है ना, तो उसके सम्मान में सिर झुकाना और राजा के पैर चूमना, ये सिजदा होता था। ठीक है। पैबोस, पैरों को चूमना। सुल्तान के आलोचना नहीं की जा सकती थी। मतलब बहुत काफी निरंकुश शासक था ये। ठीक है। तो आपको ये बस इतना याद रखना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो बलबन से आपको याद रखना है, आयरन एंड ब्लड की नीति किसने अपनाई थी? तो आप कहेंगे बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। ठीक है। इसी के साथ हमारे गुलाम वंश समाप्त होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि मैंने आपको कोशिश की है, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। दोस्तों, नोट्स जितना आप बनाएंगे, जितना आप लिखेंगे, याद रखिए आपको उससे ज्यादा याद होगा। जितना आप लिखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आपको याद होगा। तो नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।